एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ साहित्यकार केसी राजपूत साहब। केसी राजपूत जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इनका साहित्य सृजन इन्होंने कब शुरू किया इस बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं केसी राजपूत साहब से। केसी राजपूत साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत, आपका भी धन्यवाद। केसी राजपूत साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा कहाँ हुई, किस व्यवसाय से आप जुड़े रहे और कब आपने साहित्य सृजन किया? सर, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। मेरी प्रथम क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन और डिप्लोमा तक की सारी शिक्षाएं आगरा में हुई हैं और मैं बेसिकली आगरा का ही निवासी हूँ। वहाँ से मेरा सर्विस के समय में सन 1986 में इधर कोटा में आ गया था। तब से रेलवे सेवा में 2017 तक रेलवे सेवा में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा। नवंबर 2017 में मैं रेलवे सेवा से रिटायर्ड हो गया। उसके बाद हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन कहीं न कहीं ऐसी जगह पर लगे जिससे कि हमारा बाकी समय आराम से पास हो जाए। तो एक मथुरा के हमारे गुरुजी थे, अभी भी हैं, श्री जगमोहन जी बाबू। उन्होंने अपने अध्यापन काल से ही गीता की तरफ आकर्षण प्राप्त किया और उन्हीं के सानिध्य में रहते हुए मुझे भी गीता की ओर आकर्षित होने का मौका मिला। तो लगभग 2017 से ही मैं इस गीता की ओर धीरे धीरे आकर्षित हुआ और इन किताबों को धीरे धीरे मैं पढ़ता रहा। एक नहीं, कई धर्म गुरुओं की किताबें मैंने पढ़ी और गीता का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। उन्हीं के किताबों के द्वारा मैंने थोड़े थोड़े नोट्स तैयार किए और उन नोट्स तैयारी के आधार पर गीता की 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें से एक पुस्तक ये आपके सामने उपस्थित है। ये मेरा द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण में मेरी प्रारंभिक जानकारी जो मैंने गीता से अलग अलग लोगों से अपने गुरुजी से प्राप्त की, वो मेरे प्रथम संस्करण में है। उसके बाद जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, वो मेरा द्वितीय संस्करण जो आपके सामने ये यहाँ पर उपस्थित है। केसी राजपूत साहब, आप रेलवे सेवा से जुड़े रहे। रेलवे में भी कई साहित्यकार कोटा में हैं। किन किन साहित्यकारों का आपको इससे सानिध्य मिला? मैं रिटायरमेंट के बाद इन पुस्तकों को पढ़ता रहता था और मुझे हमेशा पुस्तकों की तरफ आकर्षण रहा है। मैं विशेषकर साहित्य क्षेत्र में कर्मयोगी साहब जो मेरे पास यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं, उन्होंने मुझे इस ओर आकर्षित किया और मैं कहूँगा कि वो मेरे साहित्य गुरु हैं और उन्होंने ही मुझे इस क्षेत्र में लाने का प्रयास किया और बार बार मुझे अभी भी मोटिवेशन देते रहते हैं कि आप ये लिखते जाओ, आप ये विषय पकड़ो, उधर से देखिए ये किताबों का आपके बुलावा आता है, आप वहाँ जाइए, गोष्ठी आयोजन कीजिए। तो वो साहित्य गुरु मेरे कर्मयोगी जी हैं। उन्हीं से मैं प्रेरणा लेता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो कुछ कर पाया हूं या आपके सामने जो उपस्थित कर पाया हूं, वो मेरा उन्हीं का आशीर्वाद है। केसी राजपूत साहब, जब आप पहली बार काव्य गोष्ठियों में आपने भाग लिया तो कैसा महसूस हुआ साहित्य के रूप में? सर, मैं तो एक्चुअली इस क्षेत्र में बच्चा ही था और ऐसा कहें कि मैं ABCD कविता की सीख रहा था। यहाँ तक कि मैं मात्राओं का ज्ञान भी मुझे नहीं मालूम था। तो कुछ मुझे ज्ञान कर्मयोगी साहब से, रघुराज जी कर्मयोगी साहब से प्राप्त हुआ। दूसरा, एक और हमारे रेलवे में RN हटीला साहब थे, थोड़ा मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया। वहाँ से भी मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान इस विषय में मिला। उन्होंने एक मुझे थोड़ी सी पुस्तक भी इस विषय में बताई कि ये किताब आप बाज़ार से ख़रीदें, थोड़ा कविता लिखने का, समझने का आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैंने वो बाज़ार में रामपुरा में ढूंढी किताब, प्रयास के बाद मिल भी गई। तो थोड़ा सा उसके द्वारा भी मुझे काव्य सृष्टि की ओर जाने का मौका मिला। केसी राजपूत साहब, किन किन विधाओं में आपने लिखा? शुरू से तो मैं धार्मिक रहा, तो गीता के प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण लिखे। उसके बाद
रघुराज जी कर्मयोगी जी के सहयोग से और उनकी प्रेरणा से मैंने बाल कविताओं का एक संग्रह किया जिसमें मेरी 35 कविताएं हैं और वह किताबें अभी वह किताबों के रूप में जो मेरी कविताएं बाल कविताएं हैं अभी प्रेस में पड़ी हुई हैं। उम्मीद है कि वो 8-10 दिन के अंदर मेरे को प्राप्त हो जाएंगी। केसी राजपूत साहब, जो आपने जो साहित्य प्रकाशन कराया, तो ये कहीं साहित्य अकादमी से कहीं संबल मिला या अपने स्वयं के खर्चे से ही आपने इसको? सर, अभी ये गीता की जो किताब लिखी वो तो मैंने स्वयं के अपने खर्चे से ही की है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे प्रेस की भी जानकारी नहीं थी। मेरे गुरुजी ने 2-1 प्रेस मुझे बताई तो मैं उनका संपर्क किया और वहीं से मैंने करके ये अपनी गीता की प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण किए। तीसरी पुस्तक जब बाल कविताओं की लिखी मैंने, तब रघुराज सिंह कर्मयोगी जी ने मुझे थोड़ा प्रोत्साहन दिया और 1-2 जगह जा कर के उन्होंने मुझे जगह बताई कि वहाँ आप जाएँ और यहाँ प्रकाशन के लिए आपको ये जगह शायद उचित होगी। तो आज जो मेरी पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है वो कोटा में ही प्रिंट हो रही है। बाकी गीता की दोनों किताबें मेरी ब्लू रोज पब्लिशर्स नई दिल्ली कनॉट प्लेस से प्रकाशित हुई हैं। केसी राजपूत साहब, कोई कविता आपने लिखी हो हमारे दर्शकों को सुनाए? मेरे कविता रूप में तो बाल कविताओं में ही लिया है। मेरी कविताओं में 35 कविताएं अलग अलग विषय उनमें हैं। तो गीता पर भी लिया है, थोड़ा रामायण पर भी लिया है। मैं लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ एक्चुअली, तो मुझे कविताएं अभी गीता के बारे में 2-1 लाइन कह सकता हूँ। गीता है एक सुंदर ग्रंथ, इसमें सभी धर्म और पंथ, यानी ये इस बात को बताते हैं बच्चों को कि अगर टीचर थोड़ा सा बच्चों को सहारा दे तो अपने ग्रंथ के बारे में बता सकता है कि ये ग्रंथ किससे संबंधित है। तो एक गीता हमारा एक ग्रंथ है, ग्रंथ के बारे में और उसकी सुंदरता भी है, उसमें अलग अलग विषय हैं, उसमें अलग अलग जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। यह टीचर छोटे बच्चों को अपने सामने रखते हुए पढ़ाते समय बता सकता है बच्चों को कि इसमें हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो जाएगा। केसी राजपूत साहब, आपने जो गीता श्रीमद् गीता लिखी, इसमें प्रथम संस्करण में क्या दर्शाया आपने? प्रथम संस्करण में मैंने केवल अभी शुरुआती जानकारी दी कि प्रत्येक कोई भी आदमी अगर उस किताब को चलता हुआ भी खरीद ले और 5वीं क्लास का भी पढ़ा हुआ हो तो कम से कम श्लोक की जो अंदर है भाव है उसको समझ पाए। साथ में मैंने उसमें प्रश्न उसका शब्द अर्थ भी दिए। अगर कोई आदमी श्लोक की तरफ जाना चाहे तो उसके शब्द अर्थ के थ्रू भी उसका अर्थ बना सकता है और इतनी हल्की जानकारी प्राप्त हो कि इसका भाव क्या है वो मैंने पहले अपने संस्करण में दिया। केसी राजपूत साहब, आपने जो श्रीमद् भागवत गीता लिखी उसमें आपने समाज को क्या संदेश दिया? समाज गीता इटसेल्फ एक संदेश देने वाली ही किताब है। अगर हम गीता का पहला श्लोक लेते हैं जिसमें हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र हैं, संजय के पास बैठे हुए हैं, वहाँ पर सबसे पहला श्लोक में ये पूछते हैं, कहते हैं कि हे संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर आप देखें श्लोक में मेरे और तुम्हारे शब्द आ रहा है, मेरे और पांडु के, यानी मेरे अपनापन उसमें महसूस हो रहा है। दूसरा शब्द आ रहा है पांडु, यानी उनके खास भाई हैं, निजी भाई हैं, फिर भी भाई न कहकर के उनको पांडु कह रहे हैं। अर्थात यहाँ पर मेरे और तेरे की भावना पहले श्लोक से ही शुरू हो जा रही है। जहाँ पर मेरे और तेरे की भावना शुरू हो जाती है वहाँ पर वैमनस्यता आना बहुत आवश्यक है और आती ही है। तो गीता ये बता रही है कि पहले तो मेरा और तेरा तो होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि मेरा शब्द हमेशा अपनत्व को महसूस करता है और तेरा शब्द क्या है, मेरा कुछ नहीं है। हम कहते भी हैं कि सब कुछ है मेरा और सब कुछ अर्पण को तेरा, इस तरह से कहते हैं। यानी हम जो कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, भले ही साहित्य के थ्रू, बड़े पढ़ने के थ्रू, बड़े ही हम किसी अपने कर्मों के थ्रू, वह मेरा नहीं है, सब प्रभु के लिए अर्पण है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमें युद्ध जैसी भावना या वैमनस्यता की भावना हमारे मन के अंदर आ ही नहीं सकती है। तो हमारा पहला श्लोक बताता है कि मेरे और तेरे की भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। केसी राजपूत साहब, लेकिन आज समाज में जिस तरह की वैमनस्यता देखी जाती है तो ये किताब बहुत कारगर साबित होगी आज के युवाओं के लिए भी। आपने युवाओं को क्या संदेश दिया है आपके जो साहित्य में? मेरे हिसाब से हर आदमी को जो सनातन धर्म से संबंधित है या हम सनातनी धर्म के कोई भी पुरुष या स्त्री हैं,
उनको चाहिए कि अपनी धर्म की पुस्तकें अवश्य थोड़ी बहुत पढ़ें। मैं नहीं ये कहता कि उनकी अपनी किताबों को छोड़ दें या उनके अपने विषय को छोड़ दें, लेकिन जैसे हम सवेरे उठते ही भगवान का, प्रभु का, ईश्वर का नाम लेते हैं, वैसे ही अपने व्यस्त समय में से भले ही आधा घंटा निकालें, लेकिन अपनी धर्म की कोई किताब अवश्य पढ़ें। अब धर्म की किताब अवश्य पढ़ेंगे तो हमारे पूर्व इतिहास का हमें जानकारी मिलती है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने क्या किया हमारे सामने, वो हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो होते न होते हुए, चाहते न चाहते हुए भी हमारा मन जो है उनकी तरफ आकर्षित होता है और कहीं न कहीं उनकी शिक्षाओं को अपने मन के अंदर उतारते हैं। उतारने से हम अपना कुछ न कुछ अंदर सीखते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को सिखाने का कुछ न कुछ तो प्रयास अवश्य करते हैं। हमारा योगदान होना भी चाहिए। केसी राजपूत साहब, आप आपका साहित्य सृजन अनवरत जारी रखना चाहेंगे, क्या मानते हैं आप? सर मेरा तो अब ये एक क्षेत्र शुरू हो चुका है। मैं चाहूँगा कि जब से अब मैं इसमें घुसा हूँ क्षेत्र में, और जब तक मेरी अंतिम सांस रहे तब तक मैं क्षेत्र में ही बना रहूँ। और दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने आप को हमेशा विद्यार्थी माना है। विद्यार्थी का तात्पर्य होता है कि आदमी हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहने की भावना। मैंने अपने अंदर यही भावना डेवलप की है कि हमेशा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किताबें मेरे पास अवश्य रहती हैं। इवन मैं रेलगाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, वहाँ पर भी मेरे बैग में एक दो किताब धार्मिक अथवा अधार्मिक या किसी तरह की अवश्य होती है। मेरा एक तो समय उससे पास हो जाता है, दूसरा उस किताब में लिखे हुए कंटेंट्स को मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अवश्य सीखता हूँ। और मैं बाकी लोगों को भी ये निवेदन करूँगा कि जहाँ भी वो समय पावें, कहीं ना कहीं अपने साहित्य से संबंधित किताबें अवश्य पढ़ें और उसकी जानकारी प्राप्त करें। केसी राजपूत साहब, साहित्य की और विधाओं में भी क्या आप आगे लिखना चाहेंगे, क्या मानते हैं? जी सर, मैंने अभी तक बाल कविताएं मेरे मन में अटैक हुई और डॉक्टर कर्मयोगी साहब का मुझे प्रोत्साहन हुआ, तो मैंने ये बाल कविताओं के रूप में एक पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कुछ दिनों बाद। आगे भी मैं अब अपना जो मेरा मन है और जो प्रेरणा मुझे मिली है, मैं छोटे छोटे नाटक लिखना चाहूँगा और मैंने शुरुआत की भी है। मैं चाहता हूं कि जैसे 15 अगस्त है या कोई अन्य स्कूलों के प्रोग्राम होते हैं, तो बच्चे जो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक के नाटकों का मंचन करें, जिससे उनको अपने इस समय की स्थितियां परिस्थितियां मालूम पड़े नाटक के थ्रू, और अपने इतिहास को भी जानें। यानी मेरा शुरुआत का विषय ये है कि मैं इतिहास से शुरू करूं, अपने पूर्व समय से शुरू करूं, और बीच में वैज्ञानिक हैं या धार्मिक कहानियां हैं अथवा और जो हम नए नए आजकल वातावरण देखते हैं, उन पर सब पे लिखूं मैं थोड़ा थोड़ा, और वो स्कूलों में मंचन हो, जिससे बच्चों को उसकी जानकारी मिले और अध्यापक भी उससे प्रेरित हों। केसी राजपूत साहब, जो आपने बाल साहित्य लिखा, उस बाल साहित्य में आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे जो हैं, उनको आपने क्या उसमें संदेश दिया उन कविताओं के माध्यम से? कविताओं के माध्यम से एक तो यह है कि सबसे पहले बच्चा जब आता है बाल कविताओं में, बच्चे की उम्र ही मुश्किल से 4-5 साल तक होती है, 6 साल तक होती है। तो पहले तो वो केवल ये सीख पाता है कि हमारे वातावरण के आसपास चीज़ें क्या क्या हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि हम सबसे पहले घर से शुरू करते हैं, माता पिता, तो माता पिताओं के नाम पर भी एक मैंने कविता लिखी है। फिर अब बच्चा 4-5 साल, 3 साल का होता है तो स्कूल जाने लगता है, तो वहाँ पे सबसे पहले अपने अध्यापक के बारे में जानकारी लेता है। अध्यापक के बारे में भी एक कविता मैंने लिखी है। जब वह घर से बाहर निकलता है तो इधर उधर चिड़ियाँ, पशु पक्षी वगैरह देखता है, तो चिड़ियों के रूप में मैंने मोर को भी लिया है, कबूतर को लिया है, और पशु के रूप में गाय भी ली है, भैंस भी ली है, और जंगली जब कभी बच्चे को मौका मिलता है माता पिता के साथ में, तो वो चिड़ियाघर वगैरह भी जाते हैं। वहाँ पर वो ऐसे जीव जंतु देखते हैं जो उन्होंने अपने वातावरण आसपास नहीं देखे होते हैं। जैसे ये चीता है, चीता के ऊपर एक कविता मैंने लिखी है उनकी जानकारी के लिए। शेर है, ये आमतौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन चिड़ियाघर जाते हैं तो बच्चे उसका देखते हैं और आनंद लेते हैं। शेर के ऊपर भी एक कविता लिखी है मैंने। इतना ही नहीं, बच्चे अपने घर से निकलते ही कहीं ना कहीं नई चीज़ों को अवश्य निगाह डालते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, बाग बगीचे हैं, तो पेड़ पौधों के नाम पे मैंने जंगल के नाम पे एक कविता लिखी है। वो भी बच्चों को अच्छी जानकारी देगी और प्रोत्साहन देगी कि हम वो प्रकृति की तरफ आगे बढ़ें। केसी राजपूत साहब, जो द्वितीय संस्करण लिखा आपने श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें क्या आपने दर्शाया समाज के लिए? समाज के लिए उसमें मेरे गीता के द्वितीय संस्करण में मैं पहले तो समाज से निवेदन करूंगा कि भले ही मेरी किताब पढ़ें,
भले ही कोई सी और धार्मिक किताब पढ़ें जो गीता प्रेस से भी आती है, दूसरे साधु संतों महात्माओं की आती हैं, आप किताब अवश्य पढ़ें। और उनमें मेरी किताब हो या किसी साधु संत की हो, आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ज्ञान वृद्धि होगी और उन अपने पुराने इतिहास की जानकारी मिलेगी कि हमें महाभारत काल के समय में हमारे कौन कौन से ऋषि मुनि ज्ञानी पुरुष रहे होंगे, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या चीज़ दी है और वो हमारी चीज़ें आज हमारे समय में क्या क्या सही घटित हो रही हैं, इससे सबकी उनकी जानकारी बराबर मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता में काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार बताए गए हैं। क्या मानना है आपका, आपने इसमें संस्मरण में लिया है? काम का मतलब होता है कामना। काम से मतलब नॉर्मली जो आम जन होते हैं वो सेक्स की तरफ जानकारी देते हैं और ऐसा जान पाते हैं, लेकिन वास्तव में काम का मतलब होता है कामना। कामना मतलब इच्छा। जो आप कामना करते हैं, आपको मन में भी वही चीज़ आ जाती है और आप वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो कामना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं और अपने जो हमारा लक्ष्य है उससे भटक जाएं। तो हमें सबसे पहले कामना इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि हम अपने मूल जो लक्ष्य है हम उससे भटक जाएं। क्रोध तो सभी लोग और आप और मैं सभी लोग जानते हैं, क्रोध एक ऐसी जगह है कि स्वयं को तो नुकसान पहुंचाती ही है और वो आसपास के वातावरण में भी कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा के ही रखती है। मान लो मैं ही क्रोध करूंगा तो मैं अपने घर में कोई न कोई क्लेश खड़ी करूंगा, पड़ोस वालों से मेरे रिश्ते खराब होंगे। तो क्रोध इसलिए नहीं होना चाहिए जिससे कि अपने खुद के, परिवार के और आसपास के रिश्ते खराब हो जाएं। ये है सर। जब कामना पैदा होगी तो क्रोध अपने आप ही जागृत होगा। जब इच्छा जागृत होगी, वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध अपने आप आएगा। ऐसा जी आप बराबर कह रहे हैं, गीता में कहा गया जी। है। केसी राजपूत साहब, और भी आप जो धार्मिक पुस्तकें लिखना चाहेंगे तो आपके मन में आगे क्या लिखने का ऐसा जो समाज को आप दे सकते हैं? धार्मिक में सर अभी मैं केवल गीता की तरफ थोड़ा आकर्षित हुआ हूँ। बाकी किताबें मैंने जैसे एक सामान्य आदमी पढ़ता है वैसे तुलसीकृत रामायण भी पढ़ी है और एक बार या दो बार वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है। वाल्मीकि रामायण को मैंने इतना महसूस किया है कि तुलसीकृत रामायण से उसमें विषय वस्तु थोड़ी सी अलग है। जब आप पढ़ेंगे तभी उस विषय वस्तु को आप जान पाएंगे। तुलसीकृत रामायण में प्रकृति का वर्णन आपने बहुत कम देखने को मिला होगा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में प्रकृति का बड़ा भारी, बहुत लंबा विस्तृत वर्णन दिया है। मैं आपको बताऊं कि हम अपने आसपास के जो पेड़ पौधे प्रकृति है उसमें बहुत सारी चीज़ों के, वस्तुओं के नाम नहीं जानते, प्रकृति और के हरे पेड़ पौधों के नाम नहीं जानते, लेकिन उस समय वाल्मीकि जी ने इतने पेड़ पौधों के नाम उसमें लिखे हैं, प्रकृति का इतना ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया है कि हम आज की कल्पना से बहुत अत्यंत बाहर की चीज़ मानते हैं उनको। तो मैं आगे कोशिश करता रहूँगा कि धार्मिक में जैसे आज मैंने गीता में थोड़ा सा कदम बढ़ाया है, थोड़ा सा आगे भी अब आगे चल के मैं वाल्मीकि रामायण पर थोड़ा अध्ययन करूं और उसमें कुछ थोड़े लिखने का प्रयास करूं। केसी राजपूत साहब, आज ये समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनके बारे में भी आपका साहित्य प्रकाशन पर विचार है, क्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि कुरीतियाँ हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले इसके लिए कहना चाहूँगा कि हमारे जो नवयुवक और युवतियाँ हैं इनके लिए कि कॉन्फ्रेंसिंग की जाए, मतलब जहाँ भी उचित हो, एक शहर में तो एक जगह की जाए, दूसरे शहर में की तीसरी की जाए और उनको ये समझाया जाए कि हम अपने पहले तो अध्यापकों की बात माने, क्योंकि हमें कॉलेज या स्कूल में जाना होता है, वहाँ से ही कुछ सीखें और उसके बाद हम अपने घर में माता पिता या बुज़ुर्गों से कुछ सीखने का प्रयास करें ताकि इन कुरीतियों से दूर जा सकें और अपने इतिहास से कुछ शिक्षा लेकर के उस पर हम अमल करें, जिससे ये कुरीतियाँ धीरे धीरे आगे चल के कम होती जाएं। केसी राजपूत साहब, जाते जाते आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कुछ भटकाव सा है उनके मन में, तो उसमें आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के समय में ज़्यादातर हमारा या तो टीवी की वजह से उनके कच्चे हृदयों पर प्रभाव पड़ रहा है, अथवा कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो बच्चों को तुरंत मोड़ देती हैं। वो साहित्य की तरफ उतना नहीं मुड़ पाते जितना नए नए टीवी वगैरह के शो पर मुड़ जाते हैं। मैं यही चाहूँगा कि आज की पीढ़ी जिसमें युवक और युवती दोनों ही शामिल हैं,
वो अपने घर के बुज़ुर्गों के पास अवश्य बैठें, उनके समय थोड़ा समय उनके पास ध्यान दें, उनके सानिध्य प्राप्त करें और उनसे आप आगे से बढ़कर ये कहें कि पिताजी, दादाजी, माताजी, अम्मा जी, हमें ये कुछ बताइए कि हमारे पहले पूर्व इतिहास हमारा क्या कहता है और उस समय युवक युवतियाँ किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। कृपया हमें उस विषय में थोड़ा सा बताएं, जिससे कि हम भी अपना जीवन बदल सकें और जो आज हमारे ऊपर हावी हो चुका है नया समय का प्रभाव, वो हमें कैसे कम होगा वो हमें बताएंगे। और हमारे विद्यालयों के गुरुजी भी इस विषय में उन्हें बता सकते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन को खराब होने से बचा सके। ये थे हमारे साथ रेलवे के रिटायर्ड सेक्शन इंजीनियर श्री केसी राजपूत साहब। साहित्य क्षेत्र में इनका बहुत अथक योगदान है और श्रीमद् भगवत गीता पे इन्होंने 2 पुस्तकें इनकी मतलब प्रकाशित हो चुकी है और बाल साहित्य पे भी ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज के जो बच्चों को नई जो जिस तरह वो भटक रहे हैं उनसे कुछ ज्ञान मिले, इनकी पुस्तकें आने वाली है। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारे, आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपके सामने प्रस्तुत होने का और आपसे भी अच्छी जानकारी मिली। उम्मीद करता हूँ कि आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। धन्यवाद।